वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मूव अकेडमी। हमारा एम है स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेटर करना और उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना। मैं पूनम चौहान आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो जो कि रहने वाला है खास क्लास 12th के लिए। अपनी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ क्लास 12th के चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस के शीत युद्ध के दौर की। शीत युद्ध के दौर पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। अपने आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चैप्टर 1 शीत युद्ध के दौर में जो बचे हुए टॉपिक्स थे हमारे, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने अपने चैप्टर 1 शीत युद्ध के दौर में जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो है शीत युद्ध के दौर मतलब शीत युद्ध का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा देखी, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, हमने इस चीज़ को देखा था। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ था, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ संबंध क्यों बनाती थीं। हम बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और गुटनिरपेक्षता ने किस तरीके से दो ध्रुवीयता को चुनौती दी थी। हम ये सारी चीज़ें अपने चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम शीत युद्ध का दौर अपने पहले चैप्टर में जो हमारी पहली वीडियो थी इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हमने देखा था कि शीत युद्ध का दौर जो था वो 1945 से लेकर 1990 तक का दौर था। हमने बात की थी कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 में। दूसरे विश्व युद्ध को हमने देखा था 1939 से जो 1945 तक चला था। उसमें विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था, एक था मित्र राष्ट्र और एक था दूरी राष्ट्र। इन सब बात पर हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप वो वीडियो को देखिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था, उसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस एक साइड से लड़ रहे थे, वहीं जर्मनी, जापान और इटली दूसरी साइड से लड़ रहे थे। अब होगा क्या कि विश्व में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद किस तरीके की स्थिति होगी और कौन सी दो महाशक्तियाँ उभरेंगी, हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमने ये देखा था कि 1945 में युद्ध की समाप्ति कैसे होती है। अमेरिका युद्ध की समाप्ति करता है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले करके। अब हम देखेंगे कि विश्व में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो ब्रिटेन, फ्रांस अर्थव्यवस्था उनकी ख़राब हो गई थी युद्ध की वजह से, तो वो उतनी ज़्यादा ताकतवर देश नहीं रहे थे मित्र राष्ट्रों में से। वहीं दूरी राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली का भी क्या हो गया था, वो भी तहस नहस हो चुकी थी उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से। तो हम देखेंगे कि विश्व में केवल दो ही महाशक्तियाँ बची हैं, एक यूएसए और दूसरी यूएसएसआर। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से इन दोनों ही देशों में क्या हुआ, शीत युद्ध आरंभ हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि शीत युद्ध शुरू होने के कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहला कारण, जैसा कि मैंने पहले बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अब केवल विश्व में दो ही महाशक्तियाँ रह गई थी, वो थी यूएसए और यूएसएसआर। तो और दोनों ही देश क्या थे, परमाणु संपन्न देश थे। इसका एग्जाम्पल हमने देखा कि किस तरीके से 1945 में जब युद्ध की समाप्ति के लिए अमेरिका ने परमाणु हथियार का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो दोनों ही देश क्या थे, परमाणु संपन्न देश थे। दोनों ही पूरे विश्व में अपनी शक्ति को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे और पूरे विश्व के जो अन्य छोटे छोटे देश थे उनके साथ गठबंधन कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक तरीके से शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हो गया था। दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर दिखाने में लगे हुए थे पूरे विश्व को। अब इसी दौरान क्या आएगा शब्द अवरोध। अवरोध शब्द क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम डिस्कस करते हैं कि अवरोध शीत युद्ध के दौरान इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। आगे बात करेंगे हम। अवरोध शब्द जो है वो शीत युद्ध के दौरान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द बन गया था। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने क्यूबा मिसाइल संकट देखा जो 1962 में हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट, उसमें ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और सोवियत संघ
दोनों के बीच अब युद्ध होकर रहेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि दोनों ही महाशक्तियों को पता था कि अगर युद्ध होता है तो क्या होगा, विनाश दोनों ही तरफ होगा। तो अपरोध इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ, रोक और संतुलन की स्थिति है जहाँ पर दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुँचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। जैसा कि हमने क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान देखा ही था कि पहली बार सोवियत संघ के निशाने पर अमेरिका बहुत पास से था, परंतु फिर भी सोवियत संघ ने किसी तरीके का कोई जल्दबाजी नहीं करी उस पर हमला करने के लिए, यूएसए पे। क्यों? क्योंकि यूएसए पर अगर हमला करता तो नुकसान सोवियत संघ को भी उठाना पड़ता। इसीलिए यूएसए व यूएसएसआर में किसी तरीके का कोई युद्ध नहीं हुआ कभी। शीत युद्ध चला पर एक्चुअली में कोई युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों ही पक्षों को पता था कि अगर युद्ध होता है डायरेक्टली तो दोनों ही पक्षों को समान नुकसान होगा। अब बात करते हैं हम कि इन दोनों गुटों के साथ जो देश शामिल थे, यानी जो यूएसए में देश शामिल थे और यूएसएसआर में जो देश शामिल थे, उन्हें क्या निर्देश दिया गया था। दोनों ही देशों ने अपने अपने गुटों के सभी देशों से संयम से काम लेने को कहा ताकि छोटे देशों की वजह से कहीं दो महाशक्तियों में युद्ध ना हो जाए। तो अपरोध एक ऐसी स्थिति, रोक और संतुलन की एक ऐसी स्थिति थी जहां पर यूएसए व यूएसएसआर ने अपने गुट में जो भी देश शामिल थे उन्हें ये कहा था कि आप अपनी आपसी रंजिश को भुला दें, अदरवाइज आप जब लड़ेंगे, जो छोटे छोटे देश आपस में लड़ते दो गुटों के, तो क्या होता, तीसरा युद्ध हो सकता था, तीसरा विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां बन सकती थी। क्यों? क्योंकि छोटे देशों की वजह से कहीं ना कहीं यूएसए व यूएसएसआर आपस में क्या हो जाते, लड़ जाते। तो इसीलिए अपरोध शब्द यानी रोक और संतुलन की जो स्थिति है इन दोनों ही कंट्रीज़ में, उसको अपरोध शब्द का नाम दिया गया, जहाँ पे छोटे देशों को भी क्या निर्देश दिए गए थे कि आप किसी भी तरीके से ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि दोनों ही महाशक्तियाँ आपस में लड़ जाएं। तो यहाँ हमने बात की अपरोध की। शीत युद्ध के दौरान क्या अर्थ था अपरोध का, रोक और संतुलन। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो शीत युद्ध के दौर चल रहा था उस दौरान जो हथियारों की होड़ थी, उस हथियारों की होड़ को किस तरीके से नियंत्रित किया गया, उसके लिए किस तरीके की संधियाँ की गई। तो यहाँ हम देखेंगे कि अस्त्र नियंत्रण, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अस्त्र नियंत्रण क्या होता है। अस्त्र नियंत्रण को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अस्त्रों पर यानी हथियारों पर नियंत्रण लगाना होता है, क्योंकि हमें पता है कि शीत युद्ध को हथियारों की होड़ पर भी हथियारों की होड़ का भी युद्ध कहा गया था, जिसमें यूएसए व यूएसएसआर क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को बनाने में लगे हुए थे। तो इसीलिए अस्त्र को नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इसी वजह से हथियारों की होड़ पर लगाम कसने के लिए अस्त्र नियंत्रण की कुछ नीतियों को अपनाया गया। उसमें 3 संधियाँ की गई। पहला परमाणु परीक्षण संधि थी जो कि अस्त्र नियंत्रण के लिए की गई थी। दूसरा परमाणु प्रेक्षेपास्त्र परिसीमन संधि थी। तीसरी संधि परमाणु अप्रसार संधि थी जो कि अस्त्र नियंत्रण के लिए क्या की गई थी जिससे कि यूएसए व यूएसएसआर में हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सके। ये हमने देखा अब तक कि शीत युद्ध के दौरान किस तरीके से हथियारों की होड़ के साथ साथ अस्त्रों को नियंत्रित करने के लिए भी कई कदम उठाए गए थे। अब हम बात करेंगे कि क्या यूएसए व यूएसएसआर के अलावा भी कोई तीसरी शक्ति थी जो कि इन दोनों ही महाशक्तियों को क्या कर रही थी, चुनौती दे रही थी। हम बात करेंगे आगे गुट निरपेक्षता की कि गुट निरपेक्षता क्या था, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो यहाँ हम गुट निरपेक्षता, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे। हम देखेंगे कि गुट निरपेक्षता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके सदस्य देश एवं नेता कौन कौन से थे। तो गुट निरपेक्षता की अगर हम बात करें तो सिंपल सा अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी शक्तिशाली गुट में शामिल ना होना। शीत युद्ध के दौरान यूएसए व यूएसएसआर को इसी गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या दी थी, चुनौती दी थी। क्यों? क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौरान जो नव स्वतंत्र देश थे वो भारत के
गुटनिरपेक्ष के विचार को क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रमुखता दे रहे थे और वे यूएसएसआर को एक तरीके से चुनौती दे रहे थे गुटनिरपेक्षता में शामिल होके। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1956 में इसकी सफल बैठक हुई थी और इसी सफल बैठक में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। इसके सदस्य देश एवं नेताओं की अगर हम बात करें तो इसके 5 सदस्य देश थे जब इसकी स्थापना की गई और उनके नेताओं का नाम मैंने यहाँ लिखा है। पहला यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो थे, फिर भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो, फिर घाना के वामे एनक्रुमा। ये सारे प्रमुख नेता थे जिन्होंने मिलकर शीत युद्ध की क्या की थी, शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चलाया था और गुटनिरपेक्षता की क्या की थी, स्थापना की थी। यहाँ आगे हम देखेंगे कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था उसमें 25 देश शामिल थे। वहीं जो 2006 में 14th गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था उसमें 116 सदस्य देश शामिल थे और 15 पर्यवेक्षक देश थे। अब हम आगे बात करेंगे कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ तो था किसी भी गुट में शामिल ना होना, पर उनकी एक्चुअल नीति क्या थी। तो गुटनिरपेक्षता की नीति थी ना तो पृथकतावाद को अपनाते थे ये, ना ही तटस्थता की नीति को अपनाते थे। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये 2 वर्ड्स को समझना, इन शब्दों को समझना कि पृथकतावाद का अर्थ क्या है और तटस्थता का क्या अर्थ है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि गुटनिरपेक्षता की नीति जो थी भारत की वो तो ना पृथकतावाद की थी ना ही तटस्थता की थी। तो यहाँ पे मैंने अर्थ लिखा है पृथकतावाद का कि स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। पृथकतावाद का अर्थ समझो। यहाँ पे ध्यान देना कि अभी मैं पृथकतावाद का आपको अर्थ समझा रही हूँ। पृथकतावाद का अर्थ है कि स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। मीन्स किसी तरीके का अगर कोई सम्मेलन होता है पूरे विश्व में, वहाँ अलग अलग देश आते हैं, तो भारत यहाँ पृथकतावाद का अर्थ है कि कोई भी देश अगर पृथकतावाद को फॉलो कर रहा है तो वो स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी काम हो रहा है उससे क्या करेगा, अपने आप को काट के रखेगा। वहीं तटस्थता का अर्थ होता है कि किसी भी तरीके से युद्ध में शामिल नहीं होगा, जो तटस्थता की नीति का पालन करेगा। क्लियर। हमने बात की पृथकतावाद में जो देश पृथकतावाद को अपनाता है वो स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखता है। मीन्स वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और तटस्थता का जो पालन करता है वो युद्धों में शामिल नहीं होता, उसको लड़ाई मतलब एक तरीके से युद्ध नहीं करना होता किसी भी देश के साथ। तो यहाँ पे पृथकतावाद और तटस्थता की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। अब हम बात करेंगे कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वो नीति थी ना तो पृथकतावाद को अपनाता था ना ही तटस्थता की नीति का पालन करता था। मीन्स अब हमने जहाँ पृथकतावाद का अर्थ देखा कि कोई देश अगर पृथकतावाद को अपनाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कट कर रहेगा। अगर कोई देश तटस्थता को अपनाता है तो वह युद्धों में शामिल नहीं होगा। बट यहाँ हो क्या रहा है, गुटनिरपेक्षता की नीति में ना तो पृथकतावाद को फॉलो किया जा रहा है ना ही तटस्थता की नीति का पालन किया जा रहा है। तो हो क्या रहा है, तो असल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है भारत ना तो पृथकतावाद को मानता है ना ही तटस्थता का पालन करता है। यहाँ पर भारत क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेगा। यही गुटनिरपेक्षता की भी नीति है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ भले ही किसी भी गुट में शामिल ना होना है, पर यह पूरी तरीके से पृथकतावाद को नहीं मानता। इनका कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे तो हम उसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। क्लियर। और तटस्थता का पालन भी नहीं करता। मीन्स अगर कहीं युद्ध हो रहे हैं तो युद्धों में भाग भी लेंगे और मध्यस्थता भी निभाएंगे, ऐसा मानना है गुटनिरपेक्ष देशों का। यही गुटनिरपेक्षता की नीति है कि हम ना तो पृथकतावाद को मानते हैं ना ही तटस्थता का पालन करते हैं। जहाँ ज़रूरी होगा हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग भी लेंगे और युद्धों में भाग भी लेंगे और मध्यस्थता भी निभाएंगे। तो ये हमने देखा गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की किस तरीके से नीति थी। अब हम देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो चला था या गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी उसके कुछ समर्थक लोग थे और कुछ आलोचक थे। समर्थक में लोग क्या बोल रहे थे और उसकी आलोचना में क्या बोल रहे थे, हम
अब इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति के समर्थक थे उनका कहना था कि भारत अपने हित में फैसले लेने में सक्षम है। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होता, जिस वजह से क्या करता है वो अपने हित के अनुसार, अपने देश के लोगों के हित के अनुसार पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से फैसले लेने में सक्षम है। भारत में महाशक्तियों के बीच संतुलन कायम है। किस वजह से? गुटनिरपेक्षता की नीति की वजह से। भारत पर किसी भी तरीके का कोई भी महाशक्ति दबाव नहीं डाल सकती। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो समर्थक थे उन्होंने ऐसा कहा था। गुटनिरपेक्षता की जो आलोचना की गई है वो ये कहा गया है कि ये पूरी तरीके से सिद्धांत विहीन है। मीन्स जो ये थ्योरी है गुटनिरपेक्षता की, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये एक तरीके से पूरी तरीके से गलत है। स्वयं के हित को साधने के लिए महाशक्तियों के साथ है। यहाँ पे आलोचना में भारत के खिलाफ ये भी कहा गया है कि भारत को जब लगता है कि उसके लिए या उसके देश के लिए ये अच्छा है तो वो महाशक्तियों के साथ संबंध बनाता है, अदरवाइज वो क्या करता है, महाशक्तियों से दूर रहता है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी उसके कुछ लोग समर्थन में थे और कुछ आलोचक थे। तो यहाँ हमारा होता है ये टॉपिक पूरी तरीके से एंड। अब तक मैंने इस जो पूरा चैप्टर है, अपनी पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। हमने क्यूबा मिसाइल संकट को देखा था। इस वीडियो में हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 1945 में शीत युद्ध का दौर आरंभ हुआ था, किस तरीके से पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो चुका था, गुटनिरपेक्षता की नीति क्या थी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब ये चैप्टर होता है यहाँ पे एंड। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई है या किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ करती हूँ मैं वीडियो एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।